तुगलक वंश। खिलजी वंश का अंत एवं तुगलक वंश की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन का अल्पसंख्यक पुत्र शहाबुद्दीन उमर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा मलिक काफूर सुल्तान का संरक्षक बना। खिज़र खां व सादिक खां को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा अंधा बना दिया गया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु मुबारक खां ने सैनिकों से मिलकर मलिक काफूर की हत्या करवा दी एवं स्वयं अल्पवयस्क सुल्तान शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया। मुबारक खां लगभग 2 माह तक संरक्षक रहा। इसके बाद उसने शहाबुद्दीन उमर को ग्वालियर भेज दिया, जहां उसकी आंखें निकलवा दी एवं स्वयं मुबारक शाह सल्तनत का मालिक बन गया। खुसरो खां एक हिंदू था जो बाद में मुसलमान बना था। उसने मुबारक शाह की हत्या कर दी तथा स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा अलाउद्दीन के अन्य पुत्रों की हत्या करने की तैयारी करने लगा। गाजी मलिक मुबारक शाह खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गवर्नर था। गाजी मलिक एवं अन्य कुछ अमीरों के लिए खुसरो खां द्वारा किया जा रहा अलाउद्दीन के पुत्रों की हत्या एक घिनौना अपराध बन गया एवं गाजी मलिक ने खुसरो खां के विरुद्ध बीड़ा उठाया। गाजी मलिक ने पहली लड़ाई सरसूती सिरछा स्थान पर जीती तथा यमुना पार करके गाजी मलिक की प्रबल सेना ने खुसरो खां को कारीरी हार दी। इस प्रकार गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक नाम से दिल्ली का सुल्तान बना एवं दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना हुई। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया। इस कारण वह मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध था। वह पहला सुल्तान था जो मानता था कि राज्य की आय में वृद्धि भू राजस्व में वृद्धि द्वारा नहीं अपितु उत्पादन में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए उसने नहर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। नहर निर्माण करने वाला वह पहला सुल्तान था। गियासुद्दीन तुगलक ने सड़कों की मरम्मत करवाई एवं पुल निर्माण करवाए। गियासुद्दीन तुगलक के काल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छपाए रखता रहता था, अर्थात वह बहुत बुद्धिमान था। गियासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। जब सुल्तान औलिया को दंडित करने के लिए बंगाल से वापस लौट रहा था तो औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दुरुस्त दिल्ली अभी दूर है। 1321 ईस्वी में उसने अपने पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को तेलंगाना पर आक्रमण के लिए भेजा। तेलंगाना को सुल्तान ने सल्तनत में मिला लिया एवं वरंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया। राजमुद्री अभिलेख में जूना खां को विश्व का खान कहा है। जूना खां ने गियासुद्दीन तुगलक के लिए अफगानापुर के निकट लकड़ी का महल बनवाया था। इसी महल के गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई।
इस लकड़ी के महल का शिल्पकार अयाज का पुत्र अहमद था। इब्न बतूता, बरनी, अबुल फजल बदायूनी एवं निजामुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण जूना खां का षड्यंत्र के तहत निर्मित महल माना है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इसका मूल नाम जौना खां था। इसे उलुग खां की उपाधि दी गई थी। इसके शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता आया। इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया एवं राजदूत बनाकर चीन भेजा। बन्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजना शुरू की तथा ये परियोजना निम्न थी। पहला, 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा, कराचिल अभियान। पांचवा, खुरासान अभियान। इनका क्रम सही नहीं है। संभवतः सही क्रम राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, खुरासान अभियान, फिर कराचिल अभियान, फिर दोआब के कर में वृद्धि। पहला, राजधानी परिवर्तन लगभग 1326 से 27 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। विद्रोहों के कारण शीघ्र ही दक्षिणी क्षेत्र सल्तनत से बाहर हो गए और देवगिरी को राजधानी बनाए जाने का औचित्य समाप्त हो गया। 1335 ईस्वी में दिल्ली पुनः राजधानी बनी। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे एवं कांसे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर घोषित किया गया। जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनाने लगे। इसके बदले सुल्तान को खजाने से असली सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया एवं योजना विफल हो गई। तीसरा, खुरासान अभियान। सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करना चाहा। इसके लिए 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की तथा 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया, परंतु खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई एवं यह योजना विफल हो गई। चौथा, कराचिल अभियान। यह अभियान खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू, कांगड़ा अथवा कमायूं पहाड़ी में स्थित कराचिल के शासक के विरुद्ध था। इसमें सुल्तान को जन धन की हानि हुई, परंतु कराचिल के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। चौथा, दोआब के कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं से राजकीय कोष को आर्थिक हानि हुई। इसकी पूर्ति के लिए दोआब क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर कर में वृद्धि कर दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। किसान एवं जमींदारों से कर वसूल करने में सख्ती बढ़ती गई। इस स्थिति में किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया एवं उपज को आग लगा दी एवं शक्तिशाली जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ था जब किसानों ने खेती बंद कर दी। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना भी विफल रही। अन्य तथ्य: मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की। इसका प्रधान
अमीर ए कोही होता था। इसके काल में दिल्ली में प्लेग, ब्लैक डेथ नामक महामारी फैली गई। इस कारण सुल्तान कुछ वर्ष स्वर्गद्वारी कन्नौज के निकट जाकर रहा। इब्ने बतूता ने समकालीन पुस्तक सफरनामा रहला लिखी। इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में हिंदू राज्य विजयनगर एवं मुस्लिम राज्य बहमनी स्थापित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि भूमि के अकाल के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया तथा अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। अंततः 1351 ईस्वी में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। इसका राज्याभिषेक ठट्टा सिंध में हुआ। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया कर यह एक गैर धार्मिक कर था। भारत में जजिया कर का सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अकबर प्रथम ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। फर्रुखसियर ने एक बार जजिया कर को समाप्त कर दिया था, परंतु पुनः फर्रुखसियर ने जजिया कर लगाया। बाद में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मंदिरों को तोड़ा एवं मरम्मत पर पाबंदी लगा दी। फिरोज शाह तुगलक ने खराज, लगान, खुम्म, लूट का माल, जजिया, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर और ज़कात, मुस्लिम आय से कर जो मुसलमानों पर ही खर्च किया जाता था को छोड़कर अन्य सभी कर समाप्त कर दिए। किसानों पर शुल्क सिंचाई कर लगाया गया। फिरोज शाह को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सुल्तान काल का अकबर कहा जाता है। हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने कहा, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की एवं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई एवं 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। वह मेरठ एवं टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आया। फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवान ए बदगान विभाग की स्थापना की। उसने महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना की। उसने खैराती अस्पताल दारुल सफा की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार कार्यालय की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पुरी को हानि पहुंचाई। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के, आधा जीतल का आधा तथा बिक जीतल का 1/4 हिस्सा चलाए। फिरोज शाह ने सरसगानी
6 जीतल का सिक्का भी चलाए। फिरोज शाह ने 5 नगरों का निर्माण करवाया, जिनमें आलूग, खनी नगर एवं राजबाह नगर प्रमुख हैं। फिरोज शाह के उत्तराधिकारी तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं खां, मोहम्मद शाह, महमूद शाह लास्ट में महमूद शाह के शासनकाल में मंगोल तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तैमूर का भारत पर आक्रमण। तैमूर लंग को कौन था? तैमूर उज़्बेकिस्तान में जन्मा एक कट्टर तुर्क मुसलमान था। तैमूर ने तैमूरी राजवंश की स्थापना की। तैमूर चंगेज खां की तरह समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंदना एवं सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। तैमूर विश्व के महानतम निष्ठुर एवं रक्त पिपासु आक्रमणकारियों में से एक था। तैमूर ने समरकंद के मंगोल शासक के मारने के बाद उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अब तैमूर ने अपना विजय अभियान शुरू किया। 1380 से 1387 के बीच उसने खुरासन, सिस्तान, फारस, अफगानिस्तान, अजरबैजान और कुर्दिस्तान को अधीन कर लिया तथा बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया पर आधिपत्य कर लिया। अब भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एक दुर्घटना में वह लंगड़ा हो गया, इसलिए लंग नाम से के साथ जुड़ा। भारत पर आक्रमण के कारण मूर्ति पूजकों को एवं मूर्ति पूजा को विध्वंस करना तथा इस्लाम का प्रचार करना। दूसरा, भारत की संपत्ति को लूटना। तीसरा, लूटपाट एवं विश्व को अपनी शक्ति से रौंदना। तैमूर का आक्रमण। भारत पर तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में हुआ। तैमूर के आक्रमण के समय खिज़र खान ने तैमूर की सहायता की। तैमूर उत्तर पश्चिम से होते हुए पंजाब हरियाणा को लूटता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। तैमूर दिल्ली में 15 दिन रहा एवं दिल्ली को लूटा एवं स्त्री शिल्पियों को अपने साथ ले गया। दिल्ली में भयंकर कत्लेआम किया। हजारों लाखों लोगों को काट दिया गया। मंदिर एवं मूर्ति तोड़े गए, लूटा गया। चंगेज खां एवं तैमूर के सिद्धांतों में अंतर। तैमूर एवं चंगेज खां के आक्रमण में इतना अंतर था कि चंगेज खां जहां पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य में बांधना चाहता था, परंतु तैमूर का इरादा सिर्फ लोगों को लूटना, धौंस जमाना, मार काट था। चंगेज के कानून में सिपाहियों को खुली छूट पाट की मनाही थी, लेकिन तैमूर सेना को लूटपाट एवं कत्लेआम की खुली छूट थी। तैमूर को क्यों माना जाता है दरिंदा? क्यों हुआ करीना कपूर खान द्वारा बेटे का नाम तैमूर रखने का विवाद? तैमूर ने असपंदी नाम के गांव लूटा एवं सभी हिंदुओं का कत्लेआम किया। वहां से तुगलकपुर पहुंचा एवं यजदियों पारसी के घर जला डाले और पकड़ पकड़ कर मार डाला।
यहाँ से पानीपत की ओर गया। पंजाब के सामान कस्बे एवं हरियाणा के कैथल में कत्लेआम किया। पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस कर दिया एवं रास्ते में लौनी के किले के राजपूतों को रौंदा एवं कत्लेआम किया। अब तक तैमूर के पास लगभग 1 लाख हिंदू बंदी थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले तैमूर ने सैनिकों को सभी बंदियों का कत्ल करने का हुक्म दिया और जो सैनिक कत्ल न करे उसका कत्ल करने का हुक्म दिया गया। दिल्ली का सुल्तान दिल्ली छोड़कर भाग गया। दिल्ली में तैमूर 15 दिन रहा। यहाँ दिल्ली में तैमूर ने हिंदुओं को ढूंढ कर कत्ल किया। दिल्ली शहर को खून से रंग दिया गया। जब तैमूर दिल्ली छोड़कर उज़्बेकिस्तान की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में मेरठ में 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया। यही कारण था कि तैमूर जैसे दरिंदे का नाम करीना कपूर खान द्वारा अपने बेटे का नाम रखने का पर विरोध हुआ। वैसे तैमूर का अर्थ लोहा होता है। तैमूर आक्रमण का प्रभाव। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक वंश का अंत कर दिया, सल्तनत की शक्ति को समाप्त करने एवं सल्तनत के विघटन में अहम भूमिका निभाई। विजित प्रदेशों पर तैमूर ने खिंजर खां को राज्यपाल नियुक्त किया। इसी खिंजर खां ने सल्तनत से सैयद वंश की स्थापना की।